हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है एग्ज़ाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोनू कुमार और आज जो हम कुछ परिभाषाओं पर बात करने वाले हैं कि परिभाषा, जैसे कि भाषा की परिभाषा क्या होगी, बोली, उपभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, और आपकी क्या है इनकी परिभाषा क्या हो, कैसे इनकी परिभाषा निर्धारित हो। क्योंकि इनकी परिभाषाओं में आज तक क्या है प्रॉब्लम ही रही है। जितने भी आलोचक हुए आपके, हिंदी साहित्य हो, कन्नड़ साहित्य हो, मलयालम साहित्य हो, या पूरा दक्षिण भारत का साहित्य करें, या उत्तर भारत का साहित्य हो, या प्राचीन काल में जितने भी आचार्य हुए हैं, आज तक क्या है सभी ने परिभाषा देने की कोशिश तो की है, लेकिन सभी की परिभाषाओं में क्या है विभिन्न तरह का क्या है मतभेद रहा है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि इनकी एग्जिट क्या परिभाषा होनी चाहिए और कैसे हम इसकी परिभाषा को निर्धारित करें। कहने को 2 मिनट का टॉपिक है, सरल है, सहज है, लेकिन जितना सरल और सहज आपको लग रहा है उतना ही क्या है डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आज तक क्या है इनकी परिभाषा ही नहीं बन पाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाषा शब्द को देखेंगे। आप कॉपी, किताब और पेन क्या है हाथ में रखना। आज मुझे क्या है इसमें कुछ लिखवाना भी पड़ सकता है, तो मैं आपको लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले भाषा देखेंगे। भाषा क्या है, तो देखो एक शब्द यहाँ पर क्या है आपका भाषा है, यानी कि जो भाषा शब्द है इसको अगर मैं तोड़ता हूँ तो एक शब्द बनता भाष, और एक यहाँ पर निकल कर आता प्रत्यय, यानी कि अप्रत्यय निकल कर आया। भाष जो है ये धातु है, धातु से बना है। धातु किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो। धातु उसे बोलते हैं जो मूल शब्द हो, जिससे मूल शब्द हो और उसी से क्या है फिर अनेक शब्द बने। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा पढ़, ये पढ़, मैंने इतना लिख दिया पढ़ यहाँ पर, और ये पढ़ जो है एक धातु है। धातु कैसे है, अब इसका अर्थ समझना। जैसे कि मैंने पढ़ से बना लिया पढ़ना, पढ़ते, पढ़ती। अब इन शब्दों में आप देखोगे तो एक मूल शब्द है, इसी को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे शब्द क्या हैं मूल धातु से ही क्या है मिलकर बने होते हैं। मूल धातु से क्या, हर शब्द क्या है मूल धातु से ही बना होता। मुझे लगता है धातु और आपको क्या है अप्रत्यय क्या है समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ अभी इतना जानने की कोशिश की है, जो आपका भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है। धातु किसे बोलते हैं, जैसे कि पढ़ आ, जिसमें क्या है सभी समान क्या हो शब्द हो, और आपका क्या है आ, ये क्या है इसमें प्रत्यय है। तो भाषा शब्द अप्रत्यय से मिलकर बना है और भाष शब्द से मिलकर बना है। हमने सिर्फ क्या है अभी इतना ही पढ़ा है, ठीक है साहब। अब सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, भाषा की परिभाषा क्या होगी। तो देखो भाषा की परिभाषा क्या होगी। सबसे पहले भाषा की परिभाषा अगर हम समझे तो मैंने आपको बताया जो आपकी भाषा होती उसका एक माध्यम होता, कोई भी माध्यम यानी कि अगर आप कोई भाषा बोल रहे हो तो उसका माध्यम क्या होगा, यानी कि अगर जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये बात क्या है, जैसे कि मौखिक बात कर रहा हूँ, यानी कि हम आपस में बोल रहे हैं, तो वो एक मौखिक माध्यम हो गया, मौखिक भाषा हो गई। ये माध्यम जो है सबसे सरल माध्यम है, क्योंकि इस माध्यम को क्या है जितने भी पढ़े लिखे हैं समाज में वो भी बोल सकते हैं, जो अनपढ़ हैं वो भी क्या है बोल सकते हैं। तो ये सबसे सरल माध्यम है, इसको बोलते हैं मौखिक माध्यम। तो इसको क्या बोलते हैं, मौखिक माध्यम क्या है इसको बोलते हैं, ठीक है साहब। एक मौखिक माध्यम, यानी कि मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये मौखिक भाषा होती। एक भाषा होती आपकी क्या है लिखित भाषा। लिखित भाषा वही लोग बोल सकते हैं जो सिर्फ क्या है पढ़े लिखे हैं या जो पढ़ना जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो शब्द लिख रहा हूँ आप सब लोग क्या है हो सकता पढ़ रहे हो, तो ये क्या है एक लिखित भाषा हो गई। और मैं क्यों हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी क्या है एक लिखित है, या मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, तो ये क्या हो गई एक, ये भी एक क्या होगी लिखित भाषा हो गई, ठीक है साहब। माध्यम जो हो सकता भाषा का वो मौखिक हो सकता, लिखित हो सकता, और क्या हो सकता, एक हो सकता आपका सांकेतिक माध्यम। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ, आप जब कभी क्या है दिल्ली गए होंगे या बड़े बड़े शहरों में गए होंगे, मुरादाबाद जैसे कि अगर आप जाओगे इन शहरों में, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, प्रयागराज, अगर आप इन बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पर अधिकतर एक ग्रीन लाइट यानी कि एक हरी लाइट और एक लाल लाइट है, जो सिर्फ एक संकेत है। संकेत के माध्यम से कि यहाँ आप समझ सकते हो कि लाल लाइट से रुकना है या जाना है। जैसे कि आप देखते होंगे रेलवे का जो एक नियम है लाल कपड़े द्वारा क्या है रेल को रोकना, ये भी क्या है एक संकेत है। तो उससे क्या हम रोक सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। तो संकेत भी क्या है एक माध्यम हो सकता है। अगर मैं आपको क्या हूँ लाल कपड़ा दिखा दूँ तो आप क्या है वो सारी पिक्चर बना लोगे जो एक होनी चाहिए, और आप क्या है अपने काम कर सकते हो। मेरी बात समझ में आया। तो जैसे कि क्या है एक भाषा क्या है सांकेतिक भी हो सकती, लिखित भी हो सकती, मौखिक भी हो सकती, और एक हो सकता है प्रतीकों की भाषा। प्रतीक बोले तो ध्वनि प्रतीक,
ध्वनि प्रतीक का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं क्या हूँ, एक ये लिख दूंगा यहाँ पर कि एग्जाम एक्सपेक्ट यूट्यूब चैनल इधर है, तो आपको अब ये समझ में आ गया कि यूट्यूब चैनल क्या है, इधर चल रहा है। तो ये क्या हो गया, एक प्रतीक हो गया। प्रतीक अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि समाज में जितने भी आप देख रहे होंगे, समाज में जितनी भी प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा वो प्रतीक और ध्वनि को लेकर आई। क्योंकि मौखिक तो सब जगह समाज में अगर कहीं भाषा है तो मौखिक तो सब बोलेंगे, लिखित भी होगा, सांकेतिक भी होगा। सबसे बड़ी बात थी प्रतीकों को लेकर। जैसे कि मैं आपसे यहाँ पर एक छोटी सी बात करूँ, छोटी सी बात जैसे कि मैं करूँ यहाँ पर आपसे कि संस्कृत में जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत एक हिंदी भाषा है, ठीक है साहब। हिंदी के बाद संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी भाषा भी है, और मान लो जर्मन भाषा है, जर्मन भाषा है। तो ध्वनि संकेत का मतलब समझ लो, ध्वनि संकेत किसे बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि संस्कृत में अगर मैं कुत्ता, जो आप डॉग है, जिसको हम डॉग बोलते हैं, संस्कृत में कुत्ते को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर बोला जाएगा स्वान। और हिंदी में क्या बोला जाएगा, हिंदी में बोला जाएगा इसको कुत्ता, और यहाँ पर बोला जाएगा डॉग, और यहाँ पर बोला जाता हुंद। अगर आप जर्मन भाषा पढ़ोगे तो जर्मन भाषा में जो है कुत्ते को हुंद बोला जाता। मैंने सिर्फ अभी इतना ही समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। दोबारा से समझ लो कि एक कोई ध्वनि प्रतीक होगा, जैसे कि ये मार्कर है, तो ये हमने क्या रख रखा, मार्कर है। हो सकता है दक्षिण भारत में जो तमिल बोलते हैं उसको मार्कर न कहकर कुछ और बोलते हों। जैसे कि अगर आप देखोगे, जो आप हरा धनिया है, हरा धनिया को हम यहाँ पर हरा धनिया बोलते, अगर आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ पर इसको क्या है, दाना बोलते। उसी प्रकार अलग अलग भाषाओं में, जैसे कि जब उस समय का समाज था, उस समय जब संस्कृत वाला समाज था, जब संस्कृत भाषा थी, उस समय का जो समाज में जो कुत्ते को बोलते थे वहाँ पर स्वान बोलते थे, और जैसे हिंदी भाषा आई वहाँ पर कुत्ता बोलने लगे, और जैसे कि अंग्रेजी भाषा आई वहाँ पर डॉग बोलने लगे, और जैसी जर्मन आई वहाँ पर क्या है, हुंद बोलने लगे। तो सब क्या है, समाज ने अपने अपने ध्वनि प्रतीक अलग बना रखे कुछ चीज़ों को समझने के लिए। हो सकता है आप लोग कुछ क्या है मोबाइल बोलते हो, और कुछ क्या है इसको मोबाइल को मोबाइल ना बोलकर कुछ क्या है कंप्यूटर वगैरह बोलते हो, यानी कि सबका क्या है अलग अलग माध्यम होगा। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रतीक व ध्वनि भी हो सकते हैं। अगर आप मेरी इतनी बात समझ में आ चुकी है तो हो सकता है आपको क्या है भाषा की परिभाषा समझ में आ जाए। तो भाषा की परिभाषा मैंने सामने लिख रखी, इसी को समझेंगे सबसे पहले। तो ये जो परिभाषा है, ये भोलानाथ, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ये क्या है, परिभाषा है आपकी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार ये क्या है, आपकी परिभाषा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है, लेकिन इसमें भी कुछ कमी रह गई है। कमी क्या रह गई, अभी हम उसको क्या है समझ लेंगे। जैसे कि इन्होंने परिभाषा दी है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित, अवयवों से मतलब यहाँ पर यह है अंगों से, भाषा उच्चारण अंगों से या भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब ये है अनियमित, रैंडम। इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द आता है रैंडम, या मैं ये बोल सकता हूँ जहाँ पर रेगुलर बात हो रही हो, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की, यानी कि यही वाली बात आ गई, ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है। उच्चरित बोले तो मौखिक, यादृच्छिक अवयवों की वह व्यवस्था है, यानी कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। समाज विशेष के लोग कौन, भाई एक बात बताओ, मैंने सिर्फ यहाँ पर जो बात की है वो सिर्फ इतना ही की है। समाज विशेष के लोग यहाँ पर ये है कि मनुष्य के बारे में बात की जा रही है। हालांकि जानवर भी क्या है, जानवरों की भी भाषा होती, लेकिन उनकी जो भाषा होती वो एक सांकेतिक रूप में भाषा होती, कि सांकेतिक रूप में होगी या वो क्या है आपने आंतरिक भाषा का प्रयोग करते। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर इतना ही बताने की कोशिश की है, ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आपको ये परिभाषा लिखनी है। हालांकि और इस परिभाषा में मैंने मौखिक, लिखित, सांकेतिक, प्रतीक मैंने ये डाल दिया है, और विचारों में आपके क्या है ये सभी शब्द आ गए हैं। तो ये क्या हो गई, आपकी परिभाषा हो गई है। इस परिभाषा में भी कुछ कमी है। कमी क्या है भाई, एक बात बताओ, क्या सभी लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं? ठीक है, विचारों का तो आदान प्रदान करते हैं। समाज विशेष के लोग आपस में जरूरी है कि दो ही लोग जरूरी हैं, दो लोग ही बात करेंगे। आपने देखा होगा कभी कभी आप क्या है, अकेला व्यक्ति भी क्या है अपने आप से बात करता है, आंतरिक बात करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को
या जैसे कि कोई समाज में नायक नायिका को देखना आप तुम, तो नायक नायिका को जब आप गौर कर देखोगे, यानी कि उसे बहुत ढंग से देखोगे, तो वो अपना अकेलेपन में भी क्या है, हंसता रहेगा। हंसता रहेगा इसका मतलब वो आपस में बात कर रहा, और जब बात कर रहा वो अंतःक्रिया से बात कर रहा, अंदर अंदर अपने आप से भी बात कर रहा। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर क्या है समाज विशेष के लोग हों, इसमें क्या है सिंगल व्यक्ति भी क्या है हो सकता है। इसकी क्या है यही एक क्या है त्रुटि थी। और दूसरी क्या है यानी कि भावनाएं, सूचनाएं या भावनाएं, तो इसमें यही त्रुटि थी जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा है कि जरूरी नहीं है दो विशेष लोग हों, उसमें क्या है अकेला सिंगल भी हो सकता है। और इस परिभाषा में जो है सिंगल व्यक्ति नहीं है, वरना ये परिभाषा क्या है पूर्ण रूप से क्या है सही हो सकती थी। ठीक है साहब, ये तो भाषा की परिभाषा होगी। भाषा की परिभाषा में मैंने आपको ये बता दिया कि मौखिक भाषा हो सकती है, लिखित, सांकेतिक, प्रतीक। माध्यम जो होगा वो मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, प्रतीक हो सकता है। और प्रतीक मैंने बता दिया अलग अलग भाषाओं में क्या है प्रतीक हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्वान कह दिया, आप हॉर्स को देख लो, हॉर्स मीन्स घोड़ा। अंग्रेजी भाषा के जितने लोग अंग्रेज बोलते हैं उन्होंने घोड़े के माइंड में ये चित्र बना लिया कि इस प्रकार का जानवर को हम घोड़ा कहेंगे, वो हॉर्स कहेंगे। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्होंने कह दिया हम घोड़ा कहेंगे। और जो संस्कृत का जब समाज रहा था उन्होंने कहा होगा कि हम इसे घोड़ा ना इसे हम घोड़ा कहेंगे ना हॉर्स कहेंगे, हम इसे कहेंगे अश्व। तो सब ने क्या है अपना अलग अलग क्या है ध्वनि प्रतीक बना लिया, और जो ध्वनि प्रतीक है वही क्या है भाषा है। मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को या नहीं? हालांकि ये परिभाषा थोड़ी क्या है डिफिकल्ट परिभाषा, लेकिन आप लोगों को क्या है समझ में आ चुकी होगी। और यहाँ से क्वेश्चन भी आने वाला है नहीं, बेकार में कहने लगूँ। बस आपको क्या है समझ नहीं, जो एक परंपरा है, जो क्लास की एक परंपरा है, उसे क्या है मुझे क्या है संचालित रखना। इसलिए क्या है मैंने परिभाषा देने की कोशिश की है। ठीक है साहब, इसके बाद हम बात करते हैं बोली की उपभाषा, राजभाषा और मातृभाषा की। इनका क्या मतलब होगा? तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं बोली की कि बोली किसे कहीं। एक सेकंड, बोली किसे कहीं। तो भाई देखो समझ लो, यहाँ पर 3 शब्द आए हैं। एक तो आया आपका उपभाषा, बोली, भाषा। उपभाषा, बोली, भाषा, इन तीनों में अंतर क्या है पहले इसको समझते हैं। तो मैं इसको समझाने के लिए सबसे पहले एक और शब्द लिखता हूँ मैं, व्यक्तिगत बोली किसे कहीं। व्यक्तिगत बोली, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्यक्तिगत बोली। दूसरा में लिखना है हमें बोली। बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल सारे कंसेप्ट आपके, सारी परिभाषाएं आप क्या है स्वतः भी बना सकते हो। तो व्यक्तिगत बोली, बोली, फिर आएगी आपकी उपभाषा, और फिर आएगी आपकी क्या भाषा। ठीक है साहब, हमें ये समझना, देखो समझ लो। व्यक्तिगत बोली, बोली, भाषा व आपका क्या है उपभाषा व भाषा में क्या अंतर है, इन तीनों को समझते हैं। यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इनकी राजभाषा और मातृभाषा को अभी सिर्फ क्या है छोड़ दो। आपको जो पढ़ना है इस समय बोली, भाषा और उपभाषा में अंतर क्या है, व्यक्तिगत बोली में अंतर क्या है, इन्हें समझना है। तो देखो, जैसे कि मैं जो रह रहा हूँ इस समय, भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिला बिजनौर, और जिला बिजनौर में मैं क्या हूँ यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जो आपका जो बिजनौर है उसमें एक शब्द चलता है अब्जा। अब्जा शब्द, मुझे एक बात बताओ, क्या अब्जा शब्द एक विशेष समुदाय ने लिया होगा जब सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ होगा, या एक व्यक्ति ने ही लिया होगा? तो सबसे पहले इसका प्रयोग जो किया होगा वो सिर्फ एक व्यक्ति ने प्रयोग किया होगा, और जब उस व्यक्ति ने प्रयोग किया होगा तो उसको बोलेंगे व्यक्तिगत बोली। व्यक्तिगत बोली का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी शब्द की पहली बार उत्पत्ति की जाए उसे हम व्यक्तिगत बोली बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति ने बोला तो मैंने मान लिया ये अब्जा शब्द क्या है, यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ सिंगल व्यक्ति द्वारा, यानी कि एक ही व्यक्ति द्वारा क्या है इसकी उत्पत्ति हुई, एक ही व्यक्ति द्वारा। ठीक है साहब, कुछ समय बाद वो अब्जा शब्द की उत्पत्ति जो है, जो अब्जा शब्द का प्रचलन है वो धीरे धीरे क्या है उसके घर में हुआ,
और घर से क्या है धीरे धीरे परिवार में हुआ, और पूरे परिवार से क्या है पूरे गांव में क्या है वो उस शब्द का क्या है प्रचलन होने लगा, अब्जा शब्द का। यानी कि जब अब्जा शब्द का एक व्यक्ति के द्वारा जब बोले जाने के बाद जब पूरे गांव उस शब्द का क्या है यानी कि प्रचलन करने लगा, उसको बोलने लगा, तो उसको बोलते हैं हम बोली। तो मैं ये लिख सकता हूँ गांव में जब अब्जा शब्द बोलने लगा, जब कोई शब्द किसी गांव में बोलने लगे तो हम ये मानते हैं कि बोली की उत्पत्ति हो चुकी है। मान लो अब्जा शब्द की जगह क्या है 100 शब्द की उत्पत्ति होती उसी दिन उस व्यक्ति द्वारा, और वो 100 के 100 शब्द क्या है उसी गांव में दोबारा से क्या है यानी कि आगे चलकर उसका क्या है प्रचलन होने लगता। तो हम ये बोल सकते थे कि बोली की उत्पत्ति क्या है हो चुकी, कि बोली किसे कहें। ठीक है साहब, मान लो उस गांव में क्या है कुछ ऐसा प्रोग्राम आया कि वहाँ पर क्या है बहुत सारे लोग क्या है एक साथ इकट्ठे हुए, और जब एक साथ इकट्ठे हुए तो दोबारा से वहाँ पर क्या है अब्जा शब्द का क्या है प्रचलन हुआ बहुत तेज़ी के साथ। और जब अब्जा शब्द का प्रचलन हुआ तो जो उस गांव में अन्य गांव के लोग आए हुए थे उन्होंने भी क्या है अब्जा शब्द का प्रयोग किया, और जब अब्जा शब्द का प्रयोग किया तो वो भी जिन्होंने प्रयोग किया था वो भी सब अपने अपने गाँव चले गए। यानी कि कहने का मतलब ये है पहले वो एक गांव में था और जो पड़ोसी के आसपास के गांवों के लोग आए थे वहाँ पर, मान लो इस गांव में मेला था और आसपास के गांव के भी क्या है इस गांव में क्या है मेला देखना आए, और जब मेला देखना आए तो यहाँ पर सब लोगों ने क्या है अब्जा शब्द सुना, और जब अब्जा शब्द सुना मेला देखने के बाद उन्होंने अब्जा शब्द सुना और सब क्या है अपने अपने घर वापस चले गए। और जब अपने घर वापस चले गए तो वो पूरा क्या है कस्बा में फैल गया, यानी कि आसपास के गांवों में भी क्या है अब्जा शब्द क्या है प्रचलन में होने लगा, यानी कि कस्बे में फैलने लगा। और जब उस कस्बे में फैला तो लोगों ने क्या है उसका एक अर्थ निकालना क्या है, मान लो अब्जा शब्द का कोई अर्थ निकाल लिया होगा, किताबों में भी लिखने लगे होंगे, उसको अखबारों में लिखने लगे होंगे, पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया होगा, यानी कि साहित्यिक रचनाएं शुरू हो गई किसकी अब्जा शब्द की। और कुछ समय बाद उस कस्बे में भी क्या है एक मेले की शुरुआत हुई, और जब उस मेले की शुरुआत हुई तो यहाँ पर 10 गांवों के आए थे, और यहाँ पर कम से कम 100 गांव के क्या है लोग मेला देखना है। और जब 100 गांव के लोग मेला देखना है तो उन्होंने भी क्या है यहाँ पर भी अब्जा शब्द सुना, और जब अब्जा शब्द सुना तो वो 100 गांवों में पहुँच गया। 100 गांव का मतलब क्या है हो सकता है वो जिला हो, और धीरे धीरे क्या है उसकी उत्पत्ति क्या है बड़े पैमाने पर क्या है फैलने लगी, और वो कुछ ही समय बाद अब्जा शब्द जो है मुश्किल से 5-6 जिलों में क्या है लिया जाने लगा। और जब कोई शब्द 5-6 जिले से ऊपर चला जाए तो हम उसको बोलते हैं कि उसका विकास क्या है भाषा के स्तर पर हो चुका है। भाषा जिला बोल सकते हैं हम इसको, मंडल बोल सकते हैं, या एक विशेष बड़ा क्षेत्र बोल सकते हैं। मेरी बात इतनी समझ में आई, यानी कि व्यक्तिगत बोली से बड़ी कौन है बोली है, बोली से बड़ी क्या है उपभाषा, उपभाषा से क्या है भाषा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, उपभाषा से, उपभाषा किससे हुई बोली से, बोली किससे हुई व्यक्तिगत बोली से। मैंने आपको क्रम बता दिया, आपको ये क्रम जरूर ध्यान रखना कि जो गाँव है गाँव से कस्बा, कस्बा से जिला, व्यक्ति, व्यक्ति से गाँव, गाँव से कस्बा, कस्बा से जिला, ऐसे ही शब्दों की उत्पत्ति होती है और ऐसे ही शब्द का क्या है प्रचलन होता। अगर मैं आपसे परिभाषा के बारे में बात करूं कि व्यक्तिगत बोली की परिभाषा क्या होगी, तो व्यक्तिगत बोली की परिभाषा इतनी ही होगी कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी शब्द की किसी शब्द की मूल उत्पत्ति हो उसे हम व्यक्तिगत बोली बोलते या व्यक्तिगत बोली कह सकते हैं। बोली और भाषा और उपभाषा में क्या अंतर है, तो सबसे पहले भाषा की मैंने आपको परिभाषा बता दी, तो सॉरी, तो भाषा की एक परिभाषा और हो सकती है कि भाषा की एक परिभाषा और हो सकती है कि भाषा की एक परिभाषा ये हो सकती है कि अगर मैं आपसे कहूँ लिख सकते हो, लिख लो, अगर आपके पास किताब पेन हो तो लिख सकते हो, वह माध्यम जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह भाषा कहलाती है। एक परिभाषा तो मैंने डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की लिखवाई है आपको, और एक परिभाषा आप ये लिख लेना भाषा की। 2 परिभाषाएं मैंने आपको क्या है लिखवा दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने व्यक्तिगत बोली बता दी, भाषा बता दी, तो अब क्या है उपभाषा या बोली किसे कहें। तो सबसे पहले आपको लिखनी है बोली की परिभाषा। बोली की परिभाषा लिखना, भाषा का वह अल्प विकसित रूप जिसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर होता हो, गांव में किसी एक स्थान पर होता हो। भाषा का वह अल्प विकसित रूप जिसका प्रयोग
स्थानीय स्तर पर होता हो, स्थानीय स्तर पर होता हो, वह बोली कहलाता है, वह बोली कहलाता है। इसके बाद लिखना आप उपभाषा की परिभाषा। उपभाषा किसे कहें? तो उपभाषा की परिभाषा में लिखना, अगर किसी बोली में साहित्यिक रचनाएं होने लगे, साहित्यिक रचनाएं होने लगे और क्षेत्र का विस्तार हो जाए, और क्षेत्र का विस्तार हो जाए, तो वह बोली न रहकर, तो वह बोली न रहकर या बोली न कहलाकर उपभाषा कहलाती है, उपभाषा कहलाती है। तो हमने अभी इतना समझने की कोशिश की है कि व्यक्तिगत बोली किसे कहें, भाषा किसे कहें, बोली किसे कहें और उपभाषा किसे कहें। हमने अभी 4 कंसेप्ट समझे। अब हमारा कंसेप्ट नंबर है 2, ये राजभाषा और मातृभाषा। ऐसे ही समझ लो, इसमें कुछ लिखना नहीं है। राजभाषा किसे कहें? तो एक तो होती राजभाषा और एक होती राष्ट्रभाषा। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी राष्ट्रभाषा क्या है, तो आप ये बोल सकते हो कि हमारी हिंदी क्या है। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं, लेकिन हालांकि अभी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बिल्कुल है नहीं, किताबों में बिल्कुल नहीं है, संवैधानिक रूप से बिल्कुल नहीं है। बस लोग मानते हैं कि हिंदी का प्रचलन 8 से 10 राज्यों में है। 70% लोग क्या है जो भारत के हैं वो हिंदी बोलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो राष्ट्रभाषा है। राजभाषा किसे कहें? तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ ये है, अगर मैं आपसे ये कहूँ तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ ये होता है जो आपके संवैधानिक रूप में क्या है, जो यानी कि सरकारी कामकाज में जिसका प्रयोग हो रहा हो या जिसका प्रयोग हो, उसे हम क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। और इस समय जो है आपकी जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है, ना कि हिंदी। इतना ध्यान रखना कि अभी हिंदी बिल्कुल नहीं है, सारे काम आपके क्या है अंग्रेजी में हो रहे। लेकिन कुछ संविधान संशोधन हो चुके, उसमें ये कहा गया है अगर कोई क्या है असमर्थ है अपनी इंग्लिश बोलने में, तो वो अपनी क्या है मातृभाषा या राजभाषा का भी प्रयोग क्या है कर सकता। ठीक है साहब। इसके बाद मातृभाषा किसे कहें? तो मातृभाषा उसे कहें जैसे कि आपका जब जन्म हुआ होगा, आपकी जो माता हैं, जो सबसे पहले जो भी भाषा बोलती है, जो भी बोली बोलती होंगी, अगर हो सकता है ब्रजभाषा के क्षेत्र में हो तो ब्रजभाषा बोलती हूँ आपकी माता श्री, और कुछ अवधी बोलती हों, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, जो भी भाषा बोलती हो, उसके बाद उसी भाषा में क्या है आपको सिखाया गया हो, वही भाषा क्या है जन्म के तुरंत बाद आपको क्या है 1 साल 2 वर्ष बाद जो भी आपने क्या है वो भाषा सीखी हो। सबसे पहले मान लो अगर आप इंग्लिश वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, आपकी माता इंग्लिश जानती, तो हो सकता है आपको भी क्या है सबसे पहले इंग्लिश सिखाई जाए। अगर आपकी माता श्री क्या है हिंदी जानती, तो आपको भी क्या है शुरू में हिंदी सिखाई जाएगी। तो जो भाषा आपके जन्म द्वारा सबसे पहले बोली जाए उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा बोलते हैं। सारे मैंने क्या है कंसेप्ट समझा दिए। थोड़ा सा क्या है तबीयत भी डाउन है और मुझे लगता है रात के क्या है 3:30 बज चुके हैं, यानी कि दिन निकलने वाला है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले तो नीचे कमेंट्स करना और शेयर करनी वीडियो ज़रूर। और बहुत जल्दी क्या है हो सकता है मेरी शब्दावली भी आप लोगों को क्या है अच्छी ना लग रही हो, तो मैं बहुत जल्दी क्या हूँ सुधार करूँगा और मैं कुछ क्या है कुछ नया करूँगा। और भी मेरा कुछ नया करने का प्लान है। हालांकि आज मैं क्या हूँ एक बड़ा कैमरा भी लाया हूँ, तो हो सकता है मैं कल कैमरे से भी क्या है वीडियो शूट करने लगूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो आप लोगों को, हो सकता है सारा वाइट बोर्ड नहीं आ पा रहा हो। तो इस चैप्टर को करने के बाद इसके तुरंत बाद मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा और नया चैप्टर जो शुरू करूंगा मैं एकदम से, वो एक अलग ढंग से ही क्या है शुरुआत होगी। तो जो भी प्रॉब्लम हो, मेरा आप पर सभी पर क्या है मोबाइल नंबर है, नीचे से मोबाइल नंबर ले सकते हो। मैंने क्या है कमेंट्स में डाल दूँगा या जो नीचे डिस्क्रिप्शन बोर्ड है मैं उसमें भी क्या है नाम डाल सकता हूँ, तो वहाँ से क्या है मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हो। जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो बेझिझक। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर क्या है मुझे मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।